ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि यहाँ खाई से गिर रही होती है एंड वो फिर से रीबॉर्न हो जाती है। वो परेशान होती है कि वो एक रीबॉर्न लूप में फंस गई है और बार बार इसी टाइम पर ही जिंदा होती है। यहाँ पर उसकी कजिन उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो जिया कहती है कि मुझे सब पता है। वो उसका स्कार्फ हटाकर उसका चेहरा यहाँ पर देख लेती है और कहती है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा कर सेम मेरी तरह बन गई हो, ताकि मेरे मरने के बाद तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सको और मेरी फैमिली की डॉटर बनने का प्रिटेंड कर सको। और तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड मिले हुए जो कि मेरे प्यारे अंकल हैं। और वो उनसे भी कह रही है कि मुझे ये भी पता है कि आपने मेरे पेरेंट्स को मारा है। और फिर वो आंटी से कहती है कि मुझे ये भी पता है कि आप भी इन सब में मिली हुई हो। कजिन शौक होकर कहती है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तो जिया कहती है कि वो सब इसलिए क्योंकि अब तक तुम लोगों ने मुझे 3 बार मार चुके हो और मैं इतनी बार रीबॉर्न होकर अब सब जान चुकी हूँ। तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें ये सब पता भी लग गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। वो उसे पुश करने जा रहे होते हैं तो जिया कहती है कि रुको, मैं अब खुद चली जाऊंगी। और फिर वो खुद इस बार खाई में कूद जाती है। तभी यहाँ पर हमारे मेन लीड शेन की एंट्री होती है, जो कि यहाँ असल में जो कि एक 9 टेल फॉक्स है। वो यहाँ पर जिया को बचा लेता है और वो उसे देखती रह जाती है कि वो कितना हैंडसम है। पर वो बस यहाँ पर उसे मारने के लिए आया होता है और उसके कुछ मुंह से बोलते ही वो तुरंत ही गिर के मर जाती है। और जिया को अब सब पता लग गया होता है कि इस बंदे की वजह से ही वो बार बार इस रीबॉर्न लूप में फंस गई है और ये पता नहीं कौन है जो कि उसे बार बार मार रहा है। तो जिया सोच लेती है कि उसे इसे इस बार रोकना ही पड़ेगा। वो जैसे ही अपने मुंह से कुछ बोलने जाता है तो ये तुरंत ही उसे रोकने के लिए उसे किस कर लेती है। पर इतने में शेन अपने 9 टेल फॉक्स वाले असली फॉर्म में आ जाता है और उसके अंदर जो मैजिकल बीट था वो जिया के मुंह में चला जाता है और जिया शॉक हो जाती है कि उसके मुंह में कुछ चला गया है। यहाँ पर फिर शेन तो उसका गला दबाकर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरा बीट छिपा लियो। जिया तो बेहोश हो जाती है और शेन उसे गला दबा के मारने जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शेन का असिस्टेंट पहुंचता है और उसे कहने लगता है कि लॉर्ड आखिर आप ये क्या कर रहे हो। वो उसे मना करता है कि अगर आपने अभी इसे मार दिया ना तो फिर इसके अंदर जो आपका बीट चला गया है उसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी और आपकी हाफ कल्टीवेशन तो यही ले लेगी। फिर यहाँ जिया तो बेहोश होकर शेन के ऊपर ही गिरी होती है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं आता हूँ इस लड़की को पकड़ने के लिए। तो शेन उससे गुस्से में देखता है और फिर जिया को उठाकर वो कहता है कि अभी हम यहाँ से चलते हैं और वहाँ चल के बात करते हैं। फिर शेन तो यहाँ से जिया और अपने असिस्टेंट के साथ मैजिक से चला जाता है। और फिर जिया के अंकल आंटी और ये कजिन तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिया यहाँ से गिर गई है तो अब वो मर चुकी है और अब उसकी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों की है। ये लोग तो बड़े खुश होकर हंस रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब जिया को होश आता है तो वो अपने आसपास का एरिया देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली मैं डेथ लूप से तो बाहर निकल चुकी हूँ। फिर वो शेन को देखते ही उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या मुझे बताओगे कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ, क्या मैंने तुम्हारी फैमिली को हट करी हूँ जो तुम हर बार मुझे हट करते रहते हो। तो यहाँ पर फिर शेन का असिस्टेंट जिया को बताने लगता है कि मेरे लॉर्ड इस दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल और नोबल फॉक्स किंग है। तो ये सुनकर जिया कहती है कि ये कितनी रिडिकुलस बात है, मैं तो इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाली। मुझे तो ये डीमन की तरह लगता है जो बार बार मुझे मार रहा है। फिर जिया तो यहाँ पर इस असिस्टेंट का भी मजाक उड़ा देती है तो वो तो शॉक रह जाता है। फिर जिया शेन से कह देती है कि वैसे तुमने मुझे इस बार बचाए भी हो तो पुरानी सारी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि अगली बार अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तभी इतने में शेन यहाँ जैसे ही उसे पीछे मुड़कर देखता है तो जिया को उसे देखती उसमें 9 टेल फॉक्स नजर आ रहा होता है और यहाँ पर उसके असिस्टेंट को देखकर दिख रहा होता है कि वो एक रैबिट है। जिया फिर शॉक हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि यानी ये सच में एक डीमन है। फिर उसे बेहोश होता हुआ देखकर ये दोनों उसे इतना पास से देख रहे होते हैं और असिस्टेंट कहता है कि लॉर्ड आखिर अभी तक इस लड़की को होश क्यों नहीं आया। जिया को होश ऑलरेडी होता है पर वो सोचती है कि तुम दोनों मुझे ऐसे घूर के देखे जा रहे हो, आखिर मेरी हिम्मत कहाँ होगी आंखें खोलने की। वो अपने आप को पिंच करती है और सोचती है कि ये तो सच में सपना नहीं है। वो तो डर रही होती है कि क्या सच में ये अभी फिर से मुझे मारने वाला है। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर शेन से कह रहा होता है कि लॉर्ड देखो, इस लड़की ने पहले आपका बीट स्वैलो कर ली और उसके बाद आपसे फ्लर्टिंग भी करी जा रही है। मुझे लगता है कि ये पक्का रोमांस मास्टर होगी और आप तो इतने इनोसेंट एक 1000 ईयर ओल्ड फॉक्स हो। मुझे तो लगता है कि जल्द ही ये लड़की आपको फंसा ही लेगी। तभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें सुनते हुए जिया सोच रही होती है कि यानी माउंटेन के टॉप पर जो मेरे मुंह में चीज़ गई थी वो कोई और नहीं बल्कि इस फॉक्स की बीट थी। शेन को पता लग जाता है कि वो यहाँ जानबूझ के बेहोश होने का नाटक कर रही होती है तो फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इससे मार दो। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है लॉर्ड, और वो यहाँ
जिया के नज़दीक बढ़ता है तो जिया तुरंत ही फिर उठ जाती है और यहाँ पर शेन का हाथ पकड़ के उसे मनाने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे मारो मत। शेन पीछे मुड़ता है और जिया से कहने लगता है कि तुमने मेरा बीट स्वेलो करने से पहले इसका अंजाम नहीं सोची थी। जिया कहती है कि आखिर मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, आखिर शॉर्ट ड्रामास में भी ऐसा नहीं होता है। फिर शेन तो जिया को ऐसे गुस्से में देख रहा होता है तो वो कहती है कि अरे तुम वापस ले लेना ना। तो शेन कहता है कि आखिर मुझे वापस कैसे मिलेगा। तो जिया फिर तुरंत ही उसे किस कर लेती है। शेन यहाँ पर शॉक हो जाता है और उसका असिस्टेंट भी यहाँ पर अपनी आंखें छुपा रहा होता है कि ये क्या हो गया। जिया फिर शेन से इस बारे में पूछती है कि बताओ क्या अब तुम्हें वो बीट वापस मिल चुका है, आखिर अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर फिर शेन उसे बताता है कि मुझे वो बीट नहीं मिला और अब वो तभी वापस मिल सकता है जब तुम मर जाओगी। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है और सोचती है कि इतनी मुश्किलों से तो मैं सर्वाइव कर पाई हूँ और अभी तो अपने अंकल की फैमिली से मैंने अपना बदला भी नहीं लिया, तो मैं ऐसे मर नहीं सकती। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इस एविल फोर्स के सामने अपना सर झुकाना ही होगा। वो तुरंत ही फिर उसका हाथ पकड़ के उससे मना रही होती है कि प्लीज़ अभी के लिए मुझे मारने का टाइम पोस्टपोन कर दो और क्यों ना ऑटम तक रुक जाओ। शेन सोच रहा होता है कि उसके ऊपर से आखिर कोई फ्रेग्रेंस की स्मेल आ रही है जिससे वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या है। जिया उससे बताने लगती है कि मेरा बर्थ रैबिट ईयर में हुआ है, तो सोचो अगर मैं मर जाऊंगी ना तो फिर तुम एक फॉक्स हो तो मेरे लिए कितना ज़्यादा दुखी होंगी, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर थोड़ा तरस खा लो और मेरी बात सुन लो। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के उससे मना रही होती है। शेन गुस्से में कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, तो ये उसका हाथ और अच्छे से पकड़ लेती है और यहाँ पर क्यूट क्यूट फेस करके उससे मना रही होती है। शेन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे पकड़ो और मुझसे दूर करो। तो जिया तो दूर होने के बजाय उसको और अच्छे से पकड़ के उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। तो फिर असिस्टेंट कुछ नहीं करता है और यहाँ पर शेन को बनाने लग जाता है कि लॉर्ड आखिर आप आज इसे नहीं मार सकते, आज का दिन ठीक नहीं है और कल भी नहीं मार सकते और परसों भी नहीं। तो जिया खुश होकर यहाँ पर उसे देख रही होती है और शेन कहता है कि क्या इसके तुम लाइफ सेवर हो और क्या इसने तुम्हें मुझसे यहाँ अपनी साइड लेने के लिए भेजी हुई है। जिया तो खुश होकर असिस्टेंट को आंख मारी होती है और असिस्टेंट फिर यहाँ मनी मन शेन से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि आखिर लॉर्ड आप इसे नहीं मार सकते क्योंकि अगर आपने इसे मार दिया तो आपकी कल्टीवेशन वेस्ट हो जाएगी और वो इससे मिल जाएगी। तो शेन या मनी मन उसे कहता है कि मैं कोई भूला नहीं हूँ। तो असिस्टेंट सोचता है कि यानी कि लॉर्ड आप सच में इसकी वजह से अफेक्ट हो चुके हैं और आपके हाथ पर असर पड़ रहा है। शेन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि परसों का दिन अच्छा है तो इसलिए अभी के लिए इसे गेस्ट रूम में लेकर जाओ और फिर शेन जिया से कहता है कि आप छोड़ो भी मुझे। तो फिर वो उतर जाती है और शेन अपना असिस्टेंट के साथ चला जाता है। यहाँ पर जिया सोचती है कि माना कि अभी मुझे बस 2 ही दिन का जीने का मौका मिला है, लेकिन कम से कम मैं मरने से तो बच गई और अब तो पहला काम मुझे अपने अंकल की फैमिली को सबक सिखाना है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसे उसका गेस्ट रूम दिखाने के लिए लाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा और वो फिर से शेन की तारीफें बताने लगता है। तो जिया फिर उसे खुद ही सुनाती है कि मुझे याद है कि तुम्हारे लॉर्ड बहुत ज़्यादा ही पावरफुल, नोबल और 9 टेल फॉक्स है ना। असिस्टेंट कहता है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। फिर वो अपना चला जाता है। यहाँ पर जिया तो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है और फिर वो अपने यहाँ पर सोचने लगती है कि अब मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ तो मुझे यहीं से कुछ करना होगा। फिर वो प्लानिंग कर रही होती है कि आखिर वो अपने अंकल को कैसे सबक सिखाएगी क्योंकि उसने कंपनी के आसपास के सारे लोगों को तो ऑलरेडी खरीद के रखा है। फिर ये सोचती है कि जो मेरे डैड का लीगल काउंसिल था उससे तो आखिर मेरे डैड ने स्पॉन्सर करे थे और उसकी पूरी कॉलेज की पढ़ाई करवाए थे, तो पक्का वो तो कम से कम मेरे डैड को बिट्रे नहीं कर सकता। तो चलो मैं उसी को ही कॉल करती हूँ। फिर ये अपना पर्स खोलती है और देखती है कि फ़ोन तो है ही नहीं। फिर उसे याद आता है कि जब वो खाई में गिर रही थी तो पक्का फ़ोन भी गिर गया है। फिर जिया शेन के पास आ जाती है और यहाँ पर उसे अच्छे से बात करते हुए कहने लगती है कि मेरे रूम की बेडिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने फैमिली को कांटेक्ट करके सिल्क वाली बेडिंग मंगवा लूँ। तो क्या तुम इसके लिए मुझे अपना फ़ोन थोड़े टाइम के लिए दोगे, मैं अपनी फैमिली को कॉल कर लूँगी। और वो खुशी होती है कि बस एक बार फ़ोन मिल जाएगा तो मैं अपने उस डैड के स्पॉन्सर स्टूडेंट लिन शाओ को कॉल कर लूँगी। तो शेन तो यहाँ पर कह देता है कि मैं फ़ोन नहीं यूज़ करता। ये सुनकर फिर जिया दूसरा बहाना बनाती है और कहती है कि ना बाथरूम में ना कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे साथ खरीदने के लिए चलो। और वो मन में सोचती है कि एक बार मॉल जाने के बाद मैं बहाना लेकर लिन शाओ को वहाँ पर कॉल कर लूँगी। तो शेन इसके लिए भी मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे फ्यूनरल शाउट चाहिए। वो मन में सोचती है कि अब मुझे ये बाहर तो नहीं जाने दे रहा है, तो मैं यहाँ पर दूसरे लोगों को ही बुला लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा और इसे शक भी नहीं होगा। पर यहाँ शेन इसके लिए मना कर देता है। तो जिया बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और सोचती है कि कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। फिर वो गुस्से में चली जाती है। फिर शेन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाता है
और फिर उसे ऑर्डर देकर वही सारी चीज़ें मंगवाने लगता है जो जिया ने अभी उससे बोली थी। तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि ये जिया कितनी क्या कर रहा है। फिर वो उसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहा होता है, तो फिर शैन उसके ऊपर मैजिक करके उसका मुंह बंद करवा देता है। तो असिस्टेंट को फिर बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि मैं बॉस के लिए 3 साल से काम कर रहा हूँ और वो लड़की जिसे बस ये अभी 3 घंटे से जानते हैं, ये उसकी मुझसे भी ज़्यादा केयर करते हैं। बेचारे का इस वजह से दिल टूट जाता है और फिर वो जिया के पास आकर मैजिक से यहाँ पर सारी चीज़ों को ले आता है जो कि उसने मांगी थी और बता देता है कि ये सब मेरे लॉर्ड ने तुम्हारे लिए भेजा है। जिया तो बड़ी खुश हो जाती है। असिस्टेंट तो फिर चला जाता है और जिया सोच में पड़ जाती है कि ये 9 टेल फॉक्स तो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। क्या पता मैं इसके थोड़ा और क्लोज होने की कोशिश करूँ तो ये मुझे मारने के दिन भी और डिले कर दे। फिर शैन जब अकेला बैठकर बुक रीड कर रहा होता है तभी जिया उसे चुपके से देखते हुए उसके पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ पर आए हो और मैं भी। वो उसे कहती है कि अब तक हम लोग फॉर्मली एक दूसरे से अच्छे से मिले नहीं। वो अपना नाम बताती है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाकर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। शैन कुछ नहीं कहता तो फिर वो उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक से बोल नहीं पाते हो। तभी असिस्टेंट ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि मेरे लॉर्ड आज तक कोई भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो आखिर ऐसे कैसे वो इस लड़की को अपना नाम बताएंगे। तब यहाँ पर शैन तो जिया को अपना नाम बता देता है। तो असिस्टेंट शॉक रह जाता है कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर जिया फिर उसकी तारीफ करती है कि बहुत ही अच्छा नाम है, बिल्कुल एक डोमिनेटिंग सीईओ वाला। शैन फिर उसे देखने लग जाता है तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारी तारीफें कर रही हूँ, इसका मतलब है कि तुम हैंडसम भी हो और ऊपर से तुम्हारे पास पैसे भी है। असिस्टेंट सोचता है कि मेरे लॉर्ड को तो यही सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है कि कोई उनकी तारीफें करे, इस चीज़ को बहुत ही डिसलाइक करते हैं। तो ये लड़की चाहे कितने भी स्वीट वर्ड्स यूज़ कर ले, इसका मेरे लॉर्ड के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तब यहाँ शैन तो जिया के मुँह से अपनी तारीफें सुनकर स्माइल कर रहा होता है। तो असिस्टेंट और शॉक हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। तभी जिया सोचती है कि आखिर मैं इससे और ज़्यादा क्लोज कैसे हो। फिर वो उसकी बुक देखते हुए कहने लगती है कि तुम कब तक एक ही पेज को ही देख रहे हो, तो क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? तुम चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ। असिस्टेंट सोचता है कि मेरे लॉर्ड को यही सबसे ज़्यादा डिसलाइक करने वाली बात लगती है कि कोई उन्हें रीडिंग के टाइम पर डिस्टर्ब करे, इसलिए अब तो ये लड़की गई। तब यहाँ पर शैन उठता है और वो जिया के एकदम ही क्लोज जा रहा होता है। तो असिस्टेंट सोचने पड़ जाता है कि आखिर लॉर्ड ये कर क्या रहे, क्या उसके क्लोज जाकर वो उसे एम्बेरसमेंट करके मारने वाले। जिया तो बड़ी खुश हो रही होती है कि आखिर ये फॉक्स है तो क्या हुआ, इतना हैंडसम है कि आखिर मैं भी अपने आप को रोक नहीं सकती। पर फिर वो अपने आप को होश में लाती है कि आखिर ये एक 9 टेल फॉक्स है, तो आखिर मैं सोच क्या रही हूँ, ये डिफरेंट स्पीशीज है। शेन कहता है कि मैं कल का डे चेक कर रहा था, कल का डे बड़ा अच्छा है, तो तुम बताओ कि कौन से घंटे मैं तुम्हें मारूं, तुम किस टाइम पे मरना चाहती हो। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट तो बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे लॉर्ड ऐसे लड़कियों की जाल में थोड़ी ना फंसने वाले, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। जिया तो यहाँ पर शेन को चिल्लाकर कह रही थी कि मैं इस लाइफ में सिर्फ एक ही बार मरूंगी और किंग ऑफ हेल भी आ जाएगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर वो यहाँ से गुस्से में जाती है और असिस्टेंट को भी साइड होने बोलकर रूम में चली जाती है। फिर शेन तो स्माइल कर रहा होता है। जिया अपने रूम में आने के बाद डर रही होती है कि अब तो ये 9 टेल फॉक्स मुझे कल ही मारने वाला है, फिर तो मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। वो सोचने पड़ जाती है कि जब मैंने एक बार डॉग पाली थी तो मैंने बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि डॉग को पालने वाले लोगों को अल्कोहल अपने डॉग से बहुत ही दूर रखना चाहिए क्योंकि फिर वो भी ड्रंक हो सकते हैं। जिया सोचती है कि वो फॉक्स है तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो डॉग फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो यहाँ तुरंत ही किचन में आ जाती है। तभी यहाँ पर शैन को अल्कोहल की स्मेल आती है तो वो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि उसने कितनी बार कहा है कि अल्कोहल अलाउड नहीं है। जिया उसे देखकर कहती है कि मैं बस पानी पीने आई थी और वो जानबूझ के उसके क्लोज आ रही होती है और सोच रही होती है कि इसे तो पक्का अल्कोहल की स्मेल पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो जानबूझ के और उसके क्लोज आकर पानी लेने का बहाना कर रही होती है। शेन कहता है कि पानी लेना है तो अपना लो ना, मेरा क्यों ले रही हो। तो ये कहती है कि नहीं मुझे यही वाला पानी चाहिए। तो फिर शेन उसे दे देता है और कहता है कि आप तो दूर हो जाओ। जिया सोच ही पड़ जाती है कि मैंने कपड़ों पर इतना सारा अल्कोहल गिराई थी फिर भी आखिर ये ड्रंक क्यों नहीं हुआ। वो खुशी होती है कि लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तो एक बैकअप प्लान है। वो यहाँ पर अपना ग्लास गिराने का नाटक करती है और जैसे ही शैन दूसरी तरफ देखता है तो वो जल्दी से पकड़ के उसे फोर्सली किस करने लग जाती है और सोचती है कि उसने यहाँ पर आने से पहले ऑलरेडी थोड़ी सी वाइन अपने मुंह में ड्रिंक करके आई थी। अब शैन तो यहाँ पर एक 9 टेल फॉक्स में बदल जाने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब हो रही होती है। तो वो जिया से पूछता है कि क्या तुमने मुझे जहर दी हो। तो जिया डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने तो बस थोड़ी सी वाइन पी थी। शैन बताता है कि वो बीमार इसलिए हो गया है क्योंकि उसका बीड अब उसके पास है।
जिया कहती है कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं करी, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो शैन तुरंत ही उससे पकड़ के रोकता है और कहता है कि डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। तो जिया कहती है कि आखिर मैं क्या करूँगी। फिर वो भागने को करती है तो जल्दी से शैन उसे पकड़ के यहाँ सोफा पे ले आता है और कहने लगता है कि वैसे भी अब मैं इंसानी फॉर्म में हूँ और तुम्हें मरना तो नहीं है ना। जिया तो यहाँ पर जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी शैन यहाँ उसके नेक पर बाइट कर लेता है और फिर वो वापस से ठीक हो जाता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं फ्री में तुम्हारा ब्लड नहीं लूंगा, बदले में तुम्हें जो मुझसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिया खुश हो जाती है और वो कुछ बोलने जा रही होती है तो शैन एक चीज़ तो कह देता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। तो वो सोचती है कि यानी मरना तो पक्का है, लेकिन कम से कम मैं अपना बदला तो लेना चाहती हूँ। वो कहती है कि मुझे एक सेल फोन चाहिए। शैन फिर उसका गला पकड़ने के लिए उसके क्लोज आ रहा होता है तो जिया डर जाती है और कहती है कि क्या सेल फोन नहीं मांग सकती हूँ, ठीक है माफ़ कर दो, मुझे नहीं चाहिए। अभी शैन उसका गला पकड़ ही लेता है और वो तो यहाँ मैजिक से उसकी चोट ठीक कर रहा होता है। फिर जिया फील करती है कि आखिर अब मेरी चोट दुख क्यों नहीं रही है। उसे समझ आता है कि उसकी चोट तो हील हो चुकी है और ये उसे मारने के लिए नहीं बल्कि हील करने के लिए उसके पास आया था। शैन पूछता है कि तुम्हें फ़ोन चाहिए कि नहीं, तो जिया खुश होकर कहती है कि चाहिए। फिर शैन लाने के लिए चला जाता है और जिया सोचती है कि अब उसका टाइम आ गया है, अब वो अपने अंकल आंटी और अपनी कजिन से फाइट बैक करेगी। और वो लोग जो सोच रहे ना कि उसके नाम पे जो सारी प्रॉपर्टी वो लोग अपने नाम पे कर लेंगे, ऐसा वो लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो ऑलरेडी इसकी तैयारी करके रखे, तो वो लोग फेल होंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया की कजिन और उसके अंकल आंटी लॉयर से बात कर रहे होते हैं और लॉयर बताता है कि असल में जब तक वो 25 नहीं हो जाती तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे नहीं कर सकती है। तो ये सुनकर कजिन शॉक हो रही होती है और लॉयर बता रहा होता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स की विल है। उनका ये कहना था कि उन्होंने ये सब इसलिए किया कि कहीं तुम्हें मारकर तुम्हारी फैमिली कहीं प्रॉपर्टी छीन ना ले। इसलिए मिस जिया तुम्हें तो इस बारे में पहले से पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर फिर उसकी मॉम तुरंत ही उसे इशारा करती है और फिर कजिन नाटक करती है कि असल में मैं भूल गई थी और इसे गुस्सा आ रहा होता है कि उस जिया ने हमें इस बारे में बताई भी नहीं। फिर जिया का अंकल कहने लगता है कि जिया का बर्थडे अभी 10 दिन बाद है, तो फिर उस दिन हम लोग ग्रैंड पार्टी रखेंगे और उस दिन वो अपने सारे एसेट्स मेरे नाम पे करेगी। तो फिर जिया लॉयर से कह देती है कि तुम 10 दिन बाद मेरे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मिस, मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तभी जिया की एक कज़िन अपने मॉम डैड से इस बारे में डिस्कस करने लगती है कि उसे इस लॉयर पे शक हो रहा है क्योंकि आखिर अभी उसने उसे खाली मिस कहकर बुलाया, जबकि जिया से तो वो कितना प्यार से बात करता है, इसलिए कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। तो फिर इसके डैड कहते हैं कि क्या पता तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वैसे भी लॉयर लिन शॉ उस जिया के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल था। तो अगर इसे पता लग गया होता ना कि तुम जिया नहीं हो तो फिर ये ऐसे थोड़ी ना हमसे इतने अच्छे से बात करता, तो इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं लगा। हम देखते हैं कि लिन शॉ तो बाहर आने के बाद जिया से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे सब बता रहा होता है कि वो लोग सच में उसके बर्थडे पार्टी वाले दिन उसके सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने की प्लानिंग कर रहे। तो जिया कहती है कि मैं उनकी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने दूंगी और मैं भी अपनी बर्थडे पार्टी में ज़रूर पहुंचूंगी और उन लोगों को एक बड़ा गिफ्ट दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ लाइब्रेरी में होता है और उसका असिस्टेंट यहाँ बहुत सारी बुक्स को ढूंढने में लग जाता है एंड उसे कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है तो वो तुरंत ही शैन को बताने लगता है कि लॉर्ड मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे आप अपने बीट को वापस ले सकते हो और फिर आपका कल्टीवेशन भी डैमेज नहीं होगा। वो तुरंत ही उसे लाकर दिखा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया अपने लॉयर लिन शॉ से इस बारे में कह रही होती है कि क्या तुम मेरी एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकते हो। तो फिर वो कहता है कि मिस जिया आपको ये प्रॉब्लम में फंस गई हो क्या। जिया सोचती है कि मेरी अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती हूँ, पर फिर वो अपने इस लॉयर को बताती नहीं है और कहती है कि रहने दो, अपनी चीज़ मैं खुद देख लूँगी, तुम अभी इसकी फिक्र मत करो। और फिर वो कॉल रखते ही सोच रही होती है कि बर्थडे पार्टी तो 10 दिन बाद है और मेरे पास तो सिर्फ 1 दिन का टाइम है। वो सोचती कि नहीं, मुझे सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। बस अगर उस फॉक्स के बीट को वापस करने का कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मुझे मरना भी ना पड़े तो सही होगा ना। ये सोचती कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा और वो मुझे ढूंढना होगा। फिर इतने में वो असिस्टेंट को देख लेती है और सोचती है कि इससे पूछती हूँ, ज़रूर इसे तो कुछ पता ही होगा। वो उसके पास आती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट तो डर रहा होता है। जिया उसे कहती है कि रैबिट आखिर तुम्हें हो क्या गया, मुझे कुछ तुमसे पूछना था। तो फिर वो पहले मना कर देता है कि नहीं, कोई रास्ता नहीं। जिया कहती है कि अभी तो मैंने पूछी भी नहीं पर तुमने पहले जवाब दे दिया, तो इसका मतलब है कि पक्का कोई रास्ता ज़रूर है। असिस्टेंट तो यार नहीं बताना चाह रहा होता है पर गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि डुअल कल्टीवेशन से वो बीट निकल सकता है।
और फिर वो ये गलती से बताने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें पता भी लग गया है तो कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारे लिए यूजलेस है। फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि असिस्टेंट शेन से इस बारे में बात कर रहा होता है कि डुअल कल्टीवेशन से उसे बीड मिल तो जाएगा, लेकिन अगर वो लेफ्ट रेवोल्यूशन वाला टेस्ट फेल कर देगा तो जैसे कि मास्टर ने उसे बताया था उसकी सोल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो तो यहाँ पर शेन को इस चीज़ के लिए मना कर रहा होता है। तो शेन कहता है कि आप कोई और रास्ता ढूंढो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट हर वक्त शेन के ऊपर नजर रख रहा होता है एंड या वो उसे अपना टॉप बटन भी बंद करने के लिए बोल रहा होता है। तो शेन कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम पूरे दिन मुझे स्टॉकर की तरह पीछे कर रहे हो और अब मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बटन भी बंद करने के लिए बोल रहे हो। असिस्टेंट असल में इसे जिया से बचाना चाह रहा होता है और तभी जिया यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाती है और वो सोच रही होती है कि मैंने पता लगाई हूँ कि फॉक्स को ऐसी फ्लैश होने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। अब शेन और असिस्टेंट यहाँ पर जिया को देखते रह जाते हैं। तो शेन अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखता है तो वो कहता है कि सॉरी बॉस, मैं नहीं देखूंगा, और वो चला जाता है। फिर यहाँ पर शेन अपना अम्ब्रेला फेंक कर जिया का अम्ब्रेला पकड़ने में हेल्प कर रहा होता है, तो वो बहुत ही खुश होकर उसे हक करती है। और यहाँ पर शेन तो दूर हो जाता है तो जिया सोचती है कि लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। वो फिर गुस्सा होकर जा रही होती है तो यहाँ पर शेन फिर जब उसे रोकने जाता है तो सारी पानी की बूंदें ऊपर आती है। ये भी देखती रह जाती है और शेन जैसे ही उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे घुमाता है तो गलती से जिया उसके नेक पर किस कर लेती है। यहाँ पर शेन भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहती है। तो जिया तो यहाँ पर हाँ कहती है और मन में सोचती है कि वैसे तो ये एक नाइन टेल फॉक्स है, लेकिन ये इतना हैंडसम है कि मेरा भी इसमें कोई लॉस नहीं है। पर यहाँ शेन तो इस चीज़ के लिए साफ मना कर देता है। तो जिया कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन फिर वो उसे मनाने लग जाती है कि असल में मुझे पढ़ना नहीं है, अभी कुछ ही दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और प्लीज़ तुम मुझे मेरे बर्थडे के लिए जाने दे दो। तो यहाँ पर फिर इतना मनाने पर शेन मान जाता है कि मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। एक कहकर वो चला जाता है। जिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर फाइनली जिस दिन बर्थडे पार्टी वाला दिन होता है तो यहाँ पर पार्टी में आए हुए सारे लोग यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हमने सुना है कि मिस जिया अपने अंकल को अपनी ये सारी प्रॉपर्टी आज अपने बर्थडे के दिन उनके नाम पर करने वाली है, तो क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। और फिर यहाँ स्टेज पर जिया की कजिन अपने मॉम डैड के साथ आती है और फिर उसके अंकल यहाँ पर पार्टी में सभी गेस्ट का वेलकम करते हुए कह रहे होते हैं कि आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। जिया की कजिन यहाँ पर अपने डायलॉग सुना रही होती है कि मैं आज अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने अंकल के नाम पे करना चाहती हूँ और मैं उसे वापस भी नहीं लूँगी। तो ये सुनने के बाद सारे लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। पर इतने में मेन गेट ओपन होता है और यहाँ पर हमारी जिया की एंट्री होती है, जो कि जैसी अंदर आती है तो उसके साथ असिस्टेंट भी आया होता है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर दो दो मिस जिया कैसे है। तो अभी इतने में कजिन को तो डर लग रहा होता है कि ये मरी नहीं, तो उसके मॉम डैडी उसे समझाते हैं कि तुम डरो मत। सारे लोग यहाँ पर पूछने लगते हैं कि आखिर असली वाली मिस जिया कौन सी वाली है, स्टेज वाली या फिर ये वाली। तो यहाँ पर फिर वो कजिन कहती है कि ऑफ कोर्स असली वाली मैं हूँ, और वो तुरंत ही गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसे पकड़ के यहाँ से बाहर निकालो। तभी सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं। तो फिर जिया यहाँ पर शेन के असिस्टेंट को ऑर्डर दे रही होती है कि तुम इन लोगों से फाइट करो, तो वो तो मना कर देता है कि मुझे बॉस ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं भेजा है, बस साथ में चलने के लिए बोला है। तो जिया से कहती है कि तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें पता है ना कि मेरे अंदर तुम्हारे मास्टर का बीड है, और सोचो यहाँ पर मुझे अगर बुली किया गया तो यानी तुम्हारे मास्टर के बीट को बुली किया गया, और तुम ये कैसे सह ले सकते हो। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। तो यहाँ पर ये सारे गार्ड्स एक ही बार में नीचे गिर जाते हैं और वापस उठ ही नहीं पा रहे होते हैं। तो यहाँ की पार्टी में सारे पब्लिक ये देखकर शॉक हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेन को, जो कि अपना बुक रीड कर रहा होता है, और इतने में उसे भी पता लग जाता है कि उसके असिस्टेंट ने मैजिक यूज किया है। तो फिर ये समझ जाता है कि यानी उधर कुछ हुआ होगा। फिर ये वाटर से यहाँ पर मैजिक मिरर बनाकर सारी चीजें यहीं पर ही बैठकर देख रहा होता है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स डर के भाग जाते हैं और फिर जिया असिस्टेंट के साथ मिलकर यहाँ पर अपने अंकल की फैमिली के नजदीक आती है। तो वो लोग तो डर के पीछे हो रहे होते हैं और बातें करते हैं कि ये जिया तो पूरी तैयारी के साथ आई हुई है, तो हमें जल्दी से पार्टी को यहीं पर ही खत्म करना होगा, नहीं तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर जिया की कजिन अपने डैड के ऑर्डर पर तुरंत ही बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। तो फिर यहाँ पर जिया के अंकल आंटी नाटक करते हैं कि जिया बेहोश हो गई है। तभी जिया यहाँ पर असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि इसे होश में लेकर आओ। तो फिर वो अपने मैजिक से बस उसे थोड़ा सा मारता है, तो वो चिल्लाने लगती है कि किसने मुझे मारा।
असिस्टेंट कहता है कि अच्छा, तो तुम बस झूठा बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो फिर यहाँ पर सारे लोग समझ जाते हैं कि यानी ये स्टेज वाली लड़की फेक है और असली प्लास्टिक सर्जरी तो इसने करवाई हुई है। तभी तो हम सोचे कि आखिर ऐसे कैसे ये अपने अंकल आंटी को अपनी सारी प्रॉपर्टी नाम करके दे सकती है, क्योंकि आखिर ये फेक जो है। तभी इतने में कजिन जानबूझ के सभी के सामने एक्टिंग करने लगती है कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई हो, मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं ही असली वाली जिया हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। तब यहाँ पर जिया अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि तुम उसके ऊपर बिजली गिरा दो। तो फिर वो कहने चाहता है और जिया से कहता है कि एक्चुअली मुझे ये वाला मैजिक करने नहीं आता। फिर यहाँ पर जिया की कजिन उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जब तुम मेरे ऊपर बिजली गिरवाओगी। देखो, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांग लूंगी, तो चलो करके दिखाओ। ऐसा बोल के वो उसका मजाक उड़ा रही होती है। शैन ये सब बैठ कर देख रहा होता है और उसे गुस्सा आती है, तो वो अपना मैजिक करता है और इस जिया की कजिन के ऊपर फिर बिजली गिर जाती है और एक ही बार में इसका हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। तो सारे लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं। फिर जिया असिस्टेंट से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम ये वाला मैजिक नहीं कर पाओगे, तो ये आखिर कैसे हुआ। असिस्टेंट बताता है कि ये मैंने थोड़ी ना करा हूँ, ये मेरे मास्टर ने करे। तो जिया कहती है कि यानी शैन यहाँ पर आया। तो असिस्टेंट कहता है कि मेरे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और इतना छोटा सा मैजिक करने के लिए उन्हें यहाँ खुद आने की जरूरत नहीं है। तो जिया सोचती है कि शैन यहाँ पर आया भी नहीं पर फिर भी उसने मैजिक कर लिया, इसका मतलब है कि उसे यहाँ की सारी सिचुएशन पता चल रही है, फिर तो मैं भी जो बोलूंगी उसे सुनाई देगा। तो वो जानबूझ के फिर उसकी तारीफें कर रही होती है कि शैन तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। शैन अपनी तारीफें सुनकर यहाँ पर खुश हो रहा होता है और फिर कहने लगता है कि ये सच में कुछ भी कहती है। फिर जिया अपनी कजिन से कहती है कि अब तो तुम्हारे ऊपर बिजली भी गिर गई, तो तुम रॉन्ग प्रूफ हो चुकी हो, तो अब मुझसे नील डाउन होकर माफी मांगो जैसा कि तुमने बोली थी। तो कजिन तो पलटने लग जाते हैं और कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। तभी यहाँ पर सारे लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं कि अब तो उसके ऊपर बिजली भी गिर गई, तो लगता है पक्का वो झूठ कह रही है और वो एक फेक है। तो लगता है कि सब में जिया के अंकल आंटी मिले हुए हैं और वो जिया की प्रॉपर्टी छीनने के लिए सब कर रहे हैं। तभी यहाँ पर अंकल कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये तो बस एक एक्सीडेंट हुआ है और ये असल में जिया ही है, और उल्टा वो जो लड़की इसके ऊपर इल्जाम लगा रही है वो फेक है, जो कि बस मेरी नीस जिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। और वो उसे चिल्लाने लगते हैं। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं झूठ कह रही हूँ। वो कहती है कि रुको, अब आपके ऊपर भी बिजली गिरेगी। ऐसा वो उनके ऊपर इशारा करके ऑर्डर दे रही होती है। शैन ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि वैसे तो ये लड़की कुछ भी कर रही है, लेकिन ये जो स्कम है सच में इसे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, इसलिए वो इसके ऊपर बिजली गिराई देता है। ये देखकर फिर जिया बहुत ही खुश हो जाती है और उस अंकल की विग भी नीचे गिर जाती है, तो उसकी और बेइज्जती हो रही होती है। जिया बड़ी खुश होती है और शैन से कहने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो। वो वापस कहती है कि अब एक और बार इस आंटी को भी मुझे सबक सिखाना है। तो शैन तो यहाँ पर जिया की ये वाली बात भी सुन लेता है कि इस लेडी को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और वो उसके आंटी के ऊपर भी बिजली गिरा देता है। तो आंटी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुमने मेरे ऊपर क्यों बिजली गिराई। जिया कहती है कि तुम लोग फैमिली हो ना, तो तुम लोग का साथ होना तो चाहिए ना। तभी यहाँ पर कजिन कहती है कि डैड आखिर अब हम क्या करें। तो फिर अंकल कहता है कि फिक्र मत करो, जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती हमें अपनी बात पर अड़े रहना होगा, और फिर पार्टी खत्म होने के बाद मैं कोई रास्ता निकालूंगा इसे मारने का। और फिर यहाँ पर अंकल अपनी पूरी फैमिली के साथ अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि मैं अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानने वाला, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं है, जो मेरे साथ खड़ी है वही मेरी असली नीस जिया है, और ये जो लड़की आई हुई है ये कोई फेक है, जो कि अपनी कौन सी विल पावर का यूज करके आप सारी पब्लिक को फूल बना रही है, इसलिए आप लोग भी इस पर बिलीव मत करो। फिर आंटी भी कहती है कि हाँ, मेरे साथ जो खड़ी है वही मेरी असली नीस है, आखिर मैंने इसे पाली हूँ तो मैं इसे कैसे नहीं पहचानूंगी। तो फिर पब्लिक भी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि बात तो सही है, जो बिजली गिरी थी वो आखिर रियल थोड़ी ना लग रही थी, लगता है ये लड़की कोई विल फोर्स यूज कर रही है। फिर जिया यहाँ पर इन लोगों से कह देती है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कोई रियल और फेक का गेम नहीं खेलने आई हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपने लॉयर लिंशा को बुलाती है, जो कि पुलिस ऑफिसर को लेकर आया होता है, और वो यहाँ पर इस पूरी फैमिली को अरेस्ट करने आ जाते हैं कि इन लोगों ने जिया की आइडेंटिटी लेने की कोशिश करे। तभी ये पूरी फैमिली कहने लग जाते हैं कि आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर पुलिस ऑफिसर नहीं सुनते और इन लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर जिया स्टेज पर जाकर पार्टी में आए हुए सारे लोगों को थैंक यू बोलने लगती है कि आप सभी मेरे बर्थडे पार्टी में आए, लेकिन अब ये पार्टी यहीं पे खत्म हो चुकी है तो सब जा सकते हैं। तो फिर सभी अपना अपना चले जाते हैं। जिया लॉयर लिंशा से कहती है कि आखिर मैंने जो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने बोली थी उसके बारे में क्या पता लगा। तो फिर वो बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत का अभी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि उसके अंकल का ही हाथ है। तो जिया कहती है कि आफ्टर ऑल इतने टाइम हो गया है
तो मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि आखिर एविडेंस कैसे ही मिल सकते हैं। वो ऑर्डर देती है कि एक काम करो, तुम अभी के लिए मेरे अंकल के ऊपर नज़र रखो, क्योंकि उनके ऊपर नज़र रखने से कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर मिल जाएंगे। तो फिर वो लॉयर चला जाता है और जिया यहाँ पर सोच रही होती है कि अभी के लिए तो मैंने टेम्परेरीली अपनी इस फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लियो। तो पहला नंबर तो अभी मुझे ये सोचना होगा कि अपनी जान में कैसे बचाऊंगी। पहले मैंने सोची थी कि शायद बर्थडे पार्टी में आकर मुझे बहाना मिल जाएगा यहाँ से भागने का, लेकिन आखिर शैन ने तो मुझ पे नजर रखा हुआ है, तो फिर मैं यहाँ से भाग ही नहीं सकती हूँ। अगर मैंने भागने की कोशिश करी तो पक्का शैन मुझे मार देगा। फिर यहाँ पर असिस्टेंट पूछ रहा होता है कि मिस क्या अब हम चले। जी सोचती कि नहीं, मुझे कैसे भी करके थोड़ा टाइम यहाँ पे निकालना होगा। फिर वो बहाना करती है कि मुझे ना केक खाना है। तभी इतने में यहाँ पर वेट्रेस केक उठाने के लिए आती है और उनसे गलती से केक गिर जाता है। तो जिया तो इसके लिए शेन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम थोड़ा सा भी मुझे केक नहीं खाने दे रहे हो। शेन यहाँ ये सब देखकर सोचता है कि आखिर मैंने क्या किया जो ये मुझे चिल्ला रही है। फिर वो मान जाती है कि चलो अब चलते हैं। फिर वो जब यहाँ असिस्टेंट के साथ वापस आ जाती है तो वो सोच रही होती है कि इतना तो है कि शैन मेरे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड तो हो चुका है, तो क्या पता इस वजह से ही मैं इसे टूल की तरह यूज़ कर सकती हूँ। तभी इतने में जिया शैन से टकरा जाती है और वो उसे पूछता है कि जो तुम बदला लेना चाहती थी, जिसकी वजह से तुम रिग्रेट फील कर रही थी कि तुम उसके बिना ही मर गई, तो क्या तुमने उन चीज़ों से डील कर ली। जिया सोचती है कि ये आखिर ये मुझसे क्यों पूछ रहा है, क्या ये मुझे मारने का सोच रहा है। तभी इतने में शैन जैसे यहाँ पर उसे बर्थडे विश करने जा रहा होता है तो जिया को लगता है कि वो उसे मारने के वर्ड्स बोल रहा है, इसलिए वो तो तुरंत ही उसे चुप कराने के लिए किस कर लेती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और मन में सोचती है कि आखिर कोई भी मैन खुद को लाइक करने वाली वुमेन को हट कर ही नहीं सकता है, और अगर ये भी मेजॉरिटी में से होगा तो ये भी नहीं कर पाएगा। शैन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करती हो। तो जिया कहती है कि क्या हुआ, नहीं कर सकती क्या। शैन तो इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसने अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस कर चुका है कि उसे अपनी कल्टीवेशन के लिए लव टेस्ट को पास करना है और इस लड़की से दूर रहना होगा। फिर शैन जिया को मना करता है तो जिया कहती है कि असल में मैं तुमसे बस झूठ कह रही थी, मैं कोई तुम्हें लाइक नहीं करती। शैन इस बात से गुस्सा हो जाता है और जिया का हाथ पकड़ के उसे चिल्लाने लगता है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश क्यों करी, तुम्हारी वजह से मेरा हार्ट डिस्टर्ब हो चुका है। जिया उसे कहती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो। वो उसे पूछती है कि कहीं तुम्हें कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। यहाँ पर शैन फिर गुस्सा होने लग जाता है तो वो कहती है कि सॉरी मैंने बकवास कर दी। फिर शैन गुस्से में अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि जब ये केक खा लेगी तो इसे फिर मारने के लिए लेके चलना, और वो ये भी कह देता है कि क्योंकि अगर ये केक खा कर नहीं जाएगी तो बाद में फिर मुझे ही ब्लेम करेगी। ऐसा बोलकर फिर वो गुस्से में चला जाता है और जिया देखती है कि उसने ऑलरेडी यहाँ पर उसके लिए बर्थडे केक का इंतजाम भी करके रखा है। फिर वो सोचती है कि यानी जब वो उसे कहने जा रहा था कुछ, तो वो उसे मरने के लिए विश नहीं करने जा रहा था बल्कि उसे हैप्पी बर्थडे विश करने जा रहा था। तो इससे पता लगता है कि मैंने तो उसे गलत समझ ली, तभी तो वो इतना गुस्सा हो चुका है। फिर वो सोचती है कि नहीं अब तो केक खत्म हुआ तो पक्का मैं मरने वाली हूँ, इसलिए वो जाके केक उठा लेती है और कहती है कि ये केक इतना बड़ा है तो एक दिन में नहीं खत्म होगा, मैं 2 दिन तक खाने वाली हूँ। फिर असिस्टेंट शेन के पास आता है और पूछता है कि बॉस क्या अभी भी मिस जिया को आप मारने वाले। तो शेन कहता है कि क्या उसने केक फिनिश करी। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं। फिर शेन कहता है कि फिर तो आंसर तुम्हें भी पता है। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर केक को अपने रूम में लेकर आकर उसे देखकर सोच रही होती है कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ, जब तक केक फिनिश हो गई नहीं तो फिर मैं भी नहीं मरूंगी। यहाँ पर फिर वो अपने लॉयर लिन शॉ से कॉल पर बात करती है और वो उसे बताता है कि उसके अंकल अब नई प्लानिंग कर रहे हैं और उसके अंकल आंटी अपना बचने के लिए उसकी कजिन के ऊपर अपना सारा इल्ज़ाम डाले दे रहे हैं। तो जिया कहती है कि वो लोग तो पहले से ऐसी बहुत ही कोल्ड है। फिर लॉयर बताता है कि असल में कल वो लोग उसकी कंपनी जाने वाले हैं और उसकी पुअर मैनेजमेंट का एक्सक्यूज़ देते हुए वो उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटाने के लिए सारे शेयर होल्डर से बात करने वाले हैं। जिया फिर लॉयर को ऑर्डर देती है कि तुम कंपनी के अभी कुछ इन्फॉर्मेशन को मुझे ईमेल के जरिए सेंड करो। और फिर ये यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर उस अंकल से निपटना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना हार्ड ये है कि इस केक का रीज़न लेकर आखिर में 1 हफ्ते से ज़्यादा कैसे जी पाऊंगी। वो सोचने पड़ जाती है कि आखिर सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मैं अब उस फॉक्स को कैसे मनाऊं। ये सोचती है कि वैसे तो फॉक्स डॉग फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस वाले फॉक्स का बिहेवियर तो बिल्कुल कैट की तरह है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन इस बारे में सोच रहा होता है कि उसने इतनी सारी बुक्स पढ़ लिया लेकिन अभी तक उसे कोई मेथड नहीं मिला जिससे वो जिया से अपनी बीट्स वापस ले सके। तो अभी इतने में जिया यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और उसे खाना देते हुए वो खुश हो रही होती है
कि सबसे पहला तरीका यही है कि खाने के ज़रिए मैं इसका दिल जीत सकूं, पर यहाँ शैन इस खाने को खाने से मना कर देता है। तो जिया फिर सोचती है कि अब मेरे पास दूसरा ज़रिया है कि मुझे इसकी तारीफ़ करके इसे कंफर्ट करना होगा। वो उसे कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो और ये वाइट शर्ट तुम पे बहुत सूट कर रहा है। पर इतनी सारी तारीफ़ें सुनने के बाद भी शैन तो बस इसे गुस्से में देख रहा होता है। जिया सोचती है कि अब मुझे थर्ड ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, इसे कैट की तरह मनाना होगा। फिर वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके फेस को ऐसे पकड़कर उसे कैट की तरह खुश करने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पर ऐसा करने की वजह से शैन के कान और उसके टेल्स बाहर आने लगते हैं। तो फिर ये उसके टेल्स को भी पकड़ के सहला रही होती है और सोचती है कि अब वो पक्का खुश हो रहा होगा और वो मान जाएगा। तभी अचानक से असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। तभी इतने में शैन मैजिक से डोर को बंद कर देता है और असिस्टेंट फिर बाहर ही रह जाता है और सोचता है कि ये आखिर क्या चल रहा है। ये लड़की तो मेरे मास्टर को सेड्यूस करने के पीछे पड़ गई है, ऐसे कैसे वो उनके टेल को हाथ लगा सकती है, ये तो उनका ट्रिगर पॉइंट है। अब यहाँ पर जिया तो करे जा रही होती है कि शैन का यहाँ पर पूरा फॉक्स वाला लुक आ जाता है और उसके आइज भी रेड हो जाते हैं। तो फिर ये डर जाती है और सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि कोई कैट थोड़ी ना है, ये तो असल में फॉक्स है। यहाँ पर शैन फिर उसकी क्लोज आ जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाला है। शैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम ये सब जानबूझ के कर रही थी। तो फिर जिया कहती है कि हाँ मैं मान लेती हूँ कि मैं तुम्हारा हार्ट अपनी तरफ सॉफ्ट करने के लिए सब कर रही थी, लेकिन लगता है तुम बिल्कुल भी मेरे लिए सॉफ्ट हार्टेड नहीं हुए। शैन फिर कुछ नहीं कह रहा होता है और वो अपना बुक पढ़ने में लग जाता है। तो जिया कहती है कि सच में मैं जा रही हूँ यहाँ से, पर वो फिर भी नहीं ध्यान दे रहा होता है। तो ये उसकी बुक रख देती है और कहती है कि तुम कितने कोल्ड हार्ट हो। ऐसे बोलकर जा ही रही होती है कि शैन उसे पूछ लेता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जिया खुश होकर फिर उसे बताती है कि मैं जीना चाहती हूँ। शैन मान जाता है कि ठीक है तुम्हें जरूर कुछ काम करना होगा ना, ताकि मरने से पहले तुम्हें रिग्रेट ना हो, तो ठीक है जाओ और जल्दी आ जाना। तो फिर जिया कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ और फिक्र मत करो मैं कहीं भागूंगी नहीं। ऐसा बोल के वो चली जाती है। इतने में शैन की टेल यहाँ पर फिर से बाहर आ जाती है, पर जैसी जिया वापस आती है तो वो अपनी टेल को ग्रैब कर देता है। जिया उसे कहती है कि असल में मुझे एक और चीज़ तुमसे मांगनी थी, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है और कंपनी इतनी दूर है, तो क्यों ना तुम मेरे लिए कार का इंतजाम कर दो, मुझे फरारी भी चलेगी। शेन कहता है कि लगता है तुम अपनी लक को कुछ ज़्यादा आजमा रही हो। वो उससे गुस्से में देखता है। तो जिया सोचती है कि इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से भाग लेती हूँ। उसके यहाँ से जाते ही शेन यहाँ पर उसका लावा खाना देखकर अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे ऑर्डर देता है कि जाओ उसके लिए कार का इंतजाम करो। तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि मास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको तो मुझे उसे मारने का ऑर्डर देना चाहिए था, तो आप मुझे उसके लिए कार लाने के लिए बोल रहे हैं। शेन कहता है कि उसे चाहिए ना, इसलिए मैं उसे दे रहा हूँ। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि फिर मास्टर मुझे भी चाहिए। शेन फिर उसे गुस्से में देखता है। तो फिर ये असिस्टेंट बेचारा डर के भाग जाता है और फिर ये बेचारा तो बाहर आके रो रहा होता है कि मैं मास्टर के साथ 300 ईयर्स रहा हूँ, पर उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद फिर वो जिया के लिए बहुत सारी महंगी महंगी कार्स का इंतजाम कर देता है। तो जिया शॉक रह जाती है कि इतनी सारी कार्स। असिस्टेंट गुस्से में कहता है कि तुम बस अपने लिए एक चूज कर लो। फिर जिया यहाँ पर एक अच्छी सी कार चूज कर लेती है और उसे कह देती है कि अब तुम मेरे साथ कल कंपनी चलोगी। और वो अपने अंकल के बारे में सोचती है कि कल वो उसे अपनी कंपनी से बाहर निकलवाएगी। फिर नेक्स्ट डे जिया इस लग्जरी कार को ड्राइव करते हुए बहुत ही खुश हो रही होती है और कंपनी जाने के लिए निकलती है। तभी इतने में रास्ते में एक कार इसके सामने आके रुकती है और उसमें से उसका कजिन बाहर निकलता है। तो जिया उसे जिक्र कहती है कि जो तुम तो अब्रॉड चले गए थे ना, तो आखिर तुम कब वापस आ गए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसे असल में जिया के अंकल यानी कि इसके डैड ने ऑर्डर दिया होता है कि अब तुम्हारी सिस्टर तो जेल में, तो अब तुम्हें ही हमारी हेल्प करनी होगी और तुम्हें जाकर उस जिया को रोकना होगा ताकि वो कंपनी ना आ पाए, नहीं तो फिर हम लोग उसकी कंपनी उसे छीन ही नहीं पाएंगे। तो ये कहता है कि डैड आप फिक्र मत करो, ये काम मैं कर लूंगा। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया का कजिन उसके सामने चाकू लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर वो डर जाती है और कहती है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए, तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। तो कजिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वो चाकू लेकर ऐसे आ रहा होता है जिससे उसे मारने वाला है, पर यहाँ पर वो बस उसके कार के टायर पर मारता है और उसे पंक्चर कर देता है। जिया कहती है कि क्या बस इतना ही, मुझे लगा था कि तुम मुझे मारने वाले हो। तो कजिन कहता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, मैं सब कुछ लॉ के हिसाब से करता हूँ, और वैसे भी डैड ने मुझे बस यहाँ पर तुम्हें कंपनी जाने से रोकने भेजा है, तो अब जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कंपनी नहीं जाने दूंगा। इसलिए कजिन अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यहीं पर ही रहो या तो फिर मेरे साथ मॉल में आइसक्रीम खाने चलो। जिया कहती है कि मैं बताती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और वो उसके मुंह पे पंच मारती है और उसकी कार में बैठकर यहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। और ये कजिन बस चिल्लाता रह जाता है, पर बीच रास्ते में कार का ऑयल खत्म हो जाता है और जिया यहीं पर ही फंस जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन और अब उसका असिस्टेंट यहाँ साथ में टीवी में न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें इसी बारे में बताया जा रहा होता है
कि जिया की फैमिली की जो कंपनी है उसकी कितनी बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो असिस्टेंट यहाँ पर शेन से इसी बारे में बात कर रहा होता है कि जिया की फैमिली वाले कितने ज़्यादा ख़राब है। तो शेन कहता है कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। तो असिस्टेंट डर जाता है कि मास्टर तो बहुत ही गुस्सा हो रहा है। वो कहता है कि मुझे कुछ काम है और वो भाग लेता है। फिर शेन यहाँ सोच रहा होता है कि पता नहीं कि तुम अकेले हैंडल कर भी पाओगी कि नहीं। वो तुरंत ही अपने मैजिक से यहाँ पर मिरर में देखने लग जाता है। तो फिर उसे इस बारे में पता लग जाता है कि जिया की कार बीच रास्ते में फंस गई है। तो फिर शैन अपना मैजिक करता है और जिया की कार फिर तेजी में चलने लग जाती है। तो वो तो डर के मारे जोर से चिल्ला रही होती है। यहाँ पर फिर उसकी कार डायरेक्ट उसके कंपनी के सामने रुकती है और जिया सोचती है कि ये क्या था। फिर वो समझ जाती है कि लगता है शैन ने मेरी हेल्प किया है। फिर वो उसे थैंक यू कहने लग जाती है। यहाँ पर फिर शैन भी बहुत ही खुश होता है और उस मैजिक मिरर को बंद कर देता है। फिर जैसे ही जिया कार से बाहर निकलती है तो यहाँ पर असिस्टेंट उसे पिक करने पहुंच जाता है और उसे बताता है कि जो भी डॉक्यूमेंट उसे तैयार करने बोली थी वो सब अब रेडी है। तो जिया उसे कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया और उसे अभी डबल बोनस मिलेगा। और फिर वो मीटिंग के लिए जल्दी से अपने कंपनी के अंदर जाती है। यहाँ पर शेयर होल्डर मीटिंग में उसका इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं और अंकल फिर टाइम देखते हुए आकर मेन सीट पे बैठ जाता है और कहता है कि सच में वो जिया इस चेयर वुमेन की पोजीशन संभालने लायक है नहीं, तो हमें उसे इस पोजीशन से हटा देना चाहिए। तभी इतने में जिया यहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि अंकल आप किससे हटाने की बात कर रहे हैं। तो अंकल शॉक हो जाता है कि मेरे बेटे ने इसे रुक नहीं पाया। फिर इतने में इसे जो की कॉल आ जाती है और वो कॉल पर कहने लगता है कि डैड वो जिया भाग गई। तो फिर अंकल चिल्लाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, वो यहाँ कंपनी तक पहुंच चुकी है। जिया का अंकल तो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम इस पोजीशन के बिल्कुल लायक नहीं हो और तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है नहीं। तो यहाँ सभी को बता रहा होता है कि वो फाइनेंस स्टूडेंट है लेकिन वो डिपार्टमेंट में लास्ट आती है और जब वो उसके ग्रेड्स ही अच्छे नहीं है तो वो क्या ही कंपनी संभाल पाएगी। तो फिर सारे के सारे शेयर होल्डर जिया के अगेंस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर हम यहाँ पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं और वो लोग उठने लगते हैं। तभी इतने में जिया सभी को अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखाने लगती है और वो पूरे प्लान को अच्छे से डिटेल में समझाती है और बताती है कि ये प्रोजेक्ट प्लान उसने खुद बनाई है। तो फिर सारे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लोग मान लेते हैं कि ये तो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है और इस प्रोजेक्ट प्लान से तो कंपनी को बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर अंकल तो यहाँ पर जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि उसे तो कुछ आता नहीं है, तो ऐसे कैसे वो इतना परफेक्ट प्रोजेक्ट प्लान बना लेगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब असिस्टेंट ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया था तो फिर वो अपना काम पर लग गई थी और उसने प्रोजेक्ट प्लान खुद ही बनाई है। फिर वो कहती है कि मुझे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी कुछ पता है। फिर वो तुरंत ही लिन शाओ को बाकी डॉक्यूमेंट्स निकालने बोलती है और वो सारे शेयर होल्डर्स को बांट देता है और जिया सभी को बता रही होती है कि ये सब देखकर अब आप लोग को पता लग जाएगा कि कैसे मेरे अंकल ने जनरल मैनेजर की पोजीशन संभालते हुए जो कंपनी में डिसीजन लिए उसकी वजह से कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। अंकल शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम्हें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ने नहीं आता, तो आखिर तुम्हें ये सब पता कैसे लगा। जिया मन में सोच रही होती है कि असल में इसे इसकी बेटी ने फूल बनाई थी। जब उसके एग्जाम्स अच्छे नहीं आए थे तो उसने मेरे पेपर को एक्सचेंज कर ली थी। जिया तुरंत ही अनाउंस कर देती है कि अब आप इस कंपनी में जनरल मैनेजर की पोजीशन संभालने लायक हो नहीं और वो गार्ड को बुलाती है अपने अंकल को यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए। उसका अंकल तो चिल्लाते रह जाता है कि मैंने इस कंपनी के लिए इतने साल काम किया हूँ, ऐसे कैसे तुम मुझे निकाल सकती हो। पर यहाँ पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और गार्ड्स उसे पकड़ के लेकर जाते हैं। फिर यहाँ बाकी शेयर होल्डर तो जिया से डर चुके होते हैं और जिया उनसे कहती है कि अब मुझे यकीन है कि आप लोग को अब मुझ पर ट्रस्ट हो ही गया होगा और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फिर वो लोग तो उसे सपोर्ट करने के लिए तुरंत ही मान जाते हैं। फिर जिया मीटिंग क्लोज करती है और सारे शेयर होल्डर जैसे यहाँ से चले जाते हैं। तो सोचती है कि अब ये मैटर तो मैंने हैंडल कर दी हूँ, तो अब नेक्स्ट काम है घर पे उस फॉक्स को संभालने का। वो सोचती है कि वैसे इस बार उसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है तो उसे थैंक यू बोलना तो बनता ही है और इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हुए मैं शायद अब इसके और क्लोज हो सकूंगी और उसे खुश कर सकूंगी। और फिर अगर वो खुश हो जाएगा तो मुझे और कुछ दिन जीने तो दे ही देगा। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं करूँ क्या। तभी उसे एक आइडिया आता है। दूसरी ओर शैन अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर जिया को यहाँ पर आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये सवाल आपने मुझसे 3 बार पूछ चुके हो। अरे वो आखिर काम के लिए गई है तो उन्हें ज़रूर आने में लेट तो हो गई। फिर इतने में जिया घर पहुंच जाती है और वो जैसे इन दोनों को देखती है तो कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर हो। फिर उसे देखकर शैन तो खुश हो जाता है और फिर वो जिया से कहता है कि तुम तो कितनी जल्दी आ गई। असिस्टेंट सोचता है कि अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि कितना लेट हो रही है और आप कुछ और ही बोल रहे हैं। सच में मास्टर के तो 2 फेस हैं। जिया शैन से कहती है कि आज तो तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करो कि मैं तुम्हें थैंक यू करने के लिए प्रीपे करना चाहती हूँ और मैंने सोच लिया कि इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारी हैप्पीनेस देना चाहती हूँ। अब ये सुनते के साथ ही शैन अपने असिस्टेंट से कह देता है कि तुम बाहर जाओ
तो असिस्टेंट कहता है कि मास्टर, आखिर मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूँ ना, तो आखिर आप लोग की हैप्पीनेस मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ। शैन फिर उसे गुस्से में देखता है, तो फिर बेचारे असिस्टेंट को फिर से बाहर जाना पड़ता है। फिर जिया तो शैन से कहने लगती है कि चलो जल्दी से अपनी टेल को बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें अच्छा सा मसाज दूंगी। तो फिर शैन अपनी बुक रखता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर जियो से कहती है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारे ईयर पे किस करी थी तभी तो तुम्हारी टेल बाहर निकली थी ना। तो फिर वो जल्दी से उसे किस कर लेती है, तो उसके फॉक्स वाले ईयर्स और टेल्स बाहर आ जाते हैं। जिया फिर जल्दी से उसके टेल्स को पकड़ के यहाँ पर हिला रही होती है और सोचती है कि वैसे तो इसके टेल्स को टच करना इतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मुझे पता है कि ये जितना ही मना कर रहा है उसका ही इसका अलग मीनिंग है कि उसे ही पसंद आ रहा है। यहाँ पर फिर शैन तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसके सारे टेल्स यहाँ पर जिया के गले पे बंद कर उसे दबाने लग जाते हैं। तो जिया डर जाती है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर जैसे ही शैन देखता है कि उसकी टेल से ऐसा हो रहा है तो वो तुरंत ही अपने आप को रोक लेता है और फिर सोचता है कि शायद मैंने इसे डरा दिया। फिर वो जिया से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करूँगा। तो जिया सोचती है कि यानी अभी ये मुझे मार नहीं रहा था। फिर वो बहुत ही खुश होकर उससे कुछ कहने जा रही होती है, तो वो पहले ही कह देता है कि लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर वो अपसेट हो जाती है, तभी कहता है कि चलो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। तो फिर जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो कम से कम मौत के छुटकारे से तो बच गई मैं, और अब मुझे ज़िंदगी मिल गई है। फिर वो अपने रूम में जाने के बाद लिंचा को कॉल करके उससे अपने अंकल के रिसेंट अपडेट के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि असल में उसके अंकल ने उसकी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसे किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया है और उन लोगों ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी कर चुके हैं। तो ऐसे तो फिर अब जिया की कंपनी को नुकसान फेस करना पड़ेगा। जिया फिर इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसके अंकल के हाथ कंपनी के प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं लग सकती है, तो ज़रूर कंपनी में कोई और भी है जो कि सीक्रेट्स को लीक कर रहा है। फिर वो ऑर्डर देती है कि उस कंपनी को अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने दो। अब मुझे एक अच्छा मौका मिल गया है अपने अंकल को एक और नया गिफ्ट देने का। फिर नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं, उसके पास असिस्टेंट और भी एंशिएंट बुक्स लेकर आता है, जिससे फिर पढ़ने के बाद यहाँ पर शेन को कुछ और इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि अब ज़्यादा दिन उसके बीट्स अगर किसी इंसान के पेट में रहेंगे तो फिर उसे बहुत ही ज़्यादा ना झेलने वाला पेन फील होगा। तो इसलिए वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट से जिया के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो फिर से कहीं बाहर गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया वॉक करते हुए जा रही होती है एंड फिर जब वो रोड क्रॉस करने लगती है तभी अचानक से उसे बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता है और फिर वो रोड पे गिर जाती है। और इतने में यहाँ पर एक ट्रक आ रही होती है और वो ट्रक वाला ड्राइवर भी यहाँ पे शॉक हो जाता है कि अब वो अचानक से रोकेगा कैसे। यहाँ पर वो ट्रक उसे हिट होने वाली होती है, पर तभी जल्दी से शैन सब कुछ स्टॉप कर देता है और वो जिया को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जिया भी उसे देखती ही रह जाती है, पर फिर यहाँ वो बेहोश हो जाती है और फिर शैन तो यहाँ से जिया को उठाकर लेकर चला जाता है। फिर जब वो उसे घर लाता है तो जिया कहती है कि पता नहीं आज क्या हुआ था, अचानक से मेरा बहुत तेज पेट दर्द हुआ और तभी फिर मैं कार से हिट होने वाली थी। वो तो अच्छा हो तुमने मुझे बचा लिया। शैन बताता है कि असल में ये सब उस बीट्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी फॉक्स क्लैन के बीट्स को अपने अंदर झेल ही नहीं सकती है, क्योंकि इतनी पावर नहीं है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने बीट को तुम्हारे अंदर से निकालना होगा, नहीं तो फिर तुम आधे महीने में ही मर जाओगी। तो फिर जिया तो डरने लग जाती है कि मुझे आखिर मरना नहीं है। फिर वो शैन से कहती है कि हमारे पास तो एक और रास्ता है ना, तो चलो उसे इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे बोलकर शैन को अपने क्लोज करती है और कहती है कि हम साथ में कल्टीवेशन करते हैं। और फिर वो जैसे यहाँ पर शैन को किस करने वाली होती है तो वो जल्दी से दूर हो जाता है और कहता है कि फालतू हरकत करना बंद करो। तो जिया चिल्लाती है कि मैं कोई फालतू हरकत नहीं कर रही हूँ, आखिर मैं कोई अगली भी नहीं हूँ, तो आखिर तुम मुझे देखती क्यों नहीं हो। शैन कहता है कि इसका तुम्हारे अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो जिया फिर यहाँ पर अपना कोट उतार देती है और कहती है कि मुझे देखो तो। शैन नहीं दिख रहा होता है तो फिर वो उसे किक करती है और कहती है कि आप तो देख लो। फिर भी वो नहीं मानता तो वो उसे पकड़ के खींचती है और फिर उसे बैट पे पुश करके यहाँ पर उससे किस करने जा रही होती है। पर तभी अचानक से असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को जैसे देखता है तो जल्दी से शैन उसे बाहर जाने बोलता है। असिस्टेंट बेचारा फिर बाहर आ जाता है और सोचता है कि ये 15वीं बार है जब मुझे ऐसे निकाला जा रहा है, आखिर मैं वापस अंदर जाऊँ कि नहीं। फिर जिया यहाँ पर शैन को स्माइल करके देख रही होती है, अभी वो उसकी क्लोज आ रहा होता है तो वो सोचती है कि लगता है उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो किस करने के लिए यहाँ पर आंखें बंद कर लेती है, पर शैन बस उसका कोट उसे पकड़ाता है और कहता है कि पहन लो इसे, और वो उसे समझा देता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होने वाला। ये कहकर वो चला जाता है। फिर जिया सोचने पड़ जाती है कि क्या इसके अंदर हार्ट नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे ह्यूमंस में इंटरेस्ट नहीं है। फिर जिया को एक आइडिया आ जाता है और वो रात में यहाँ शैन के रूम में बहुत ही अच्छे से तैयार होकर फॉक्स बनकर आई होती है और वो शैन को देखकर सोचती है कि इसने भी मेरी तरह कपड़े पहना है
असल में तो वो यहाँ अपने असली फॉर्म में होता है। जैसे ही वो उसके सामने आ रहा होता है तो जिया तो उसे क्यूट बन के दिखा रही होती है, पर तभी वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे पनिश बोल रहा होता है। तो यहाँ पर जिया का फिर दम घुटे जा रहा होता है और वो सोचती है कि लगता है इस बार मैं सच में मरने वाली हूँ और मेरी जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है वो सब अब बस रह जाने वाले हैं। और फिर अचानक से शैन यहाँ पर छोटा सा फॉक्स बन जाता है। तो असिस्टेंट आकर जल्दी से उसे उठा लेता है। जिया पूछती है कि आखिर इसे क्या हुआ है। तो असिस्टेंट बताता है कि आज मास्टर का ट्रांसफॉर्मेशन वाला दिन है और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर मास्टर बिल्कुल भी होश में नहीं होते। तो जिया पूछती है कि लेकिन आखिर ये छोटा सा फॉक्स क्यों बन गया। तो असिस्टेंट मन में सोच रहा होता है कि वो इसलिए। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया की बॉडी में असल में अब उसका बीड है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने काफ़ी सारी मैजिक फॉर्मेशन का यूज़ किया होता है उसकी जान बचाने के लिए। और असिस्टेंट ने उसे रोका भी होता है ये सब करने के लिए, पर वो फिर भी नहीं मानता। तो असिस्टेंट मान जाता है कि वो सच में उसके प्यार में पागल है। फ्लैशबैक खत्म होता है और असिस्टेंट इस बारे में जिया को बिल्कुल नहीं बताता और कहता है कि तुम लकी हो इसलिए इस बार तुम बच गई। तो जिया पूछती है कि अब ये वापस से अपने पुराने फॉर्म में कब आएगा। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि अब कल आएगा। फिर जिया कहती है कि लाओ फिर अभी से मुझे दे दो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। और फिर वो तो यहाँ पर शैन को लेकर बड़ी खुश हो रही होती है। फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के लाती है और उसे अपना फिंगरप्रिंट लगाने के लिए बोल रही होती है, पर वो तो भाग जाता है। फिर ये उसे काफ़ी बनाने के पीछे पड़ी होती है तो भी वो नहीं मानता। असिस्टेंट कहता है कि ये सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी मेरे मास्टर बिल्कुल भी खुद होश में नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो कौन है। पर जिया हार नहीं मानती है और वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसके फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाने के पीछे पड़ी होती है और इतने में उसे चोट लग जाती है। तो यहाँ पर फिर वो दर्द में होती है। तभी इतने में शैन आकर जल्दी से उसके इस चोट को ठीक कर देता है। तो वो सोचती है कि पहले भी उसने कैसे उसकी चोट ठीक किया और अभी भी। और फिर वो रियलाइज़ करती है कि मैं उससे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाली थी जबकि वो होश में भी नहीं है। फिर वो रात में उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे टाई से अच्छे से बांधते हुए कहती है कि आज तुम मेरे साथ ही सोगे। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि शैन अपने असली फॉर्म में आ चुका होता है और यहाँ पर वो जिया को सोते हुए देख रहा होता है। जैसी वो जागती है तो उसे देखकर खुश होती है और फिर वो अपने हाथ यहाँ पर खोलने जा रहा होता है। तो जिया कहती है कि रुको। तो शैन कहता है कि इस चीज़ से तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती हो। तो फिर वो जल्दी से उसके क्लोज आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि हम लोग साथ में कल्टीवेशन करते हैं। वो जैसे उसको किस करने के लिए क्लोज आती है तो वो अपना फेस हटा लेता है और फिर वो जिया को ऐसे देखने लगता है। तो फिर वो डर जाती है और सोचती है कि कहीं ये वापस से अनकॉन्शियस तो नहीं हो जाएगा ना और मुझे मारने की कोशिश करेगा। वो डर के मारे जल्दी से उसे दूर होती है और कहती है कि मेरा गला मत दबाना, लास्ट टाइम तुमने मेरा गला दबाए थे मेरा दम घुट गया था और मैं मरने वाली थी। तभी वो कहता है कि लगता है तुम मुझसे डर चुकी हो। तो जिया सोचती है कि अभी उसने ठीक से बोला यानी कि वो अनकॉन्शियस नहीं है। शैन उसे समझाने लगता है कि हर महीने की 15 तारीख को मुझसे दूर रहना और मेरे पास भी मत आना। जिया उसे कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। शैन कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ। जिया कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। आखिर तुम क्या चाहते हो कि मेरी जैसी यंग लड़की इतनी यंग एज में मर जाए, अपनी लाइफ को एंजॉय भी ना कर पाए। शैन कहता है कि तुम मुझे इतनी इजी में मत लो, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ। ये कहती है कि अगर तुम इतने हार्टलेस होते तो मुझे तुमने इतनी बार छोड़ा ना होता। वो उसकी क्लोज जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पक्का मुझे लाइक करते हो। जिया उसे कहने लगती है कि देखो तुम इतने हज़ारों साल से अकेले रहे हो तो क्यों ना तुम मुझे भी अपने पास रख लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। शैन उसके फेस को टच करता है और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे अब परेशान करने मत आना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन ने जिया को गिफ्ट करने के लिए एक ब्रेसलेट तैयार कर रखा होता है और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से फिर इस बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है कि असल में उसने पूरे दिन अपने आप को रूम में लॉक करके रखी थी और फिर वो अपना काम पर जाने के लिए निकल गई और जाते वक्त उसकी आंखें भी लाल थी। तो फिर ये सुनकर शैन को जिया की फिक्र होती है और वो तुरंत ही अपने मैजिक से मिरर में उसे देखने लग जाता है और उसे पता लगता है कि वो एक क्लब गई होती है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि उसने क्लब की बॉस से यहाँ की सबसे फेमस लड़की से मिलने की बात करी है ताकि फिर वो उससे ट्रिक सीख सके शैन को और सेड्यूस करने के लिए। पर यहाँ पर तो वो क्लब की बॉस किसी लड़की को नहीं बल्कि बहुत सारे मेल मॉडल्स को लेकर आई होती है जो कि तुरंत ही उसे अपनी बॉडी शो करने लगते हैं। तो ये देखकर जी अपनी आंखें बंद करती है कि ये सब क्या चल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि वो रो रही थी और देखो वो तो मज़े कर रही है। वो तुरंत ही गुस्सा होकर जाने लगता है। तो असिस्टेंट समझ जाता है कि बॉस तो बहुत ज़्यादा जेलस हो चुके हैं। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर इस क्लब की ओनर को समझाती है कि मुझे किसी लड़की से मिलना था ट्रिक सीखने के लिए। तो फिर ओनर उसे समझाती है कि उसे अगर किसी मैन का दिल जीतना है तो उसे लड़कों से सीखना चाहिए, वो लोग को ज़्यादा पता होगा।
फिर यहाँ पर ये सारे मेल मॉडल जिया को सेड्यूस करने में लग जाते हैं। जिया इनसे बचकर जाने की कोशिश करती है, तभी इतने में यहाँ पर शेन आ जाता है और वो उसे गिरने से बचाता है। फिर एक मेल मॉडल यहाँ पर जिया को रोकने लगता है और शेन को चिल्ला रहा होता है कि तुम इसे ऐसे नहीं लेके जा सकते। तो शेन गुस्से में फिर अपने मैजिक से उसका गला दबाने लग जाता है। जिया उसे तुरंत ही रोकती है कि ऐसा मत करो। तो फिर शेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो। वो यहाँ से जाने लगता है और जिया भी उसके साथ साथ वापस आ जाती है और कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा अमेजिंग हो, इतनी अच्छी मैजिक पावर है तुम्हारे पास कि हम लोग इतनी इजीली यहाँ पर आ गए। शेन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो जिया फिर पैर में चोट का नाटक करने लगती है। तो फिर वो उसकी फिक्र करता है। शेन फिर उसे उठा के बैठाता है और उसकी चोट भी ठीक कर देता है। जिया फिर जल्दी से उसे रोक लेती है और तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करती है कि मैं क्लब में बस सीखने गई थी, ना कि उन मेल मॉडल से मिलने के लिए। वो तो उस क्लब के ओनर ने गलत समझ ली, इसलिए तुम अब गुस्सा मत हो। और मैंने तुम्हें उस मेल मॉडल को मारने से बस इसलिए रोकी ताकि तुम कोई खून करने वाला काम ना करो, इस वजह से, इसलिए अब गुस्सा मत हो। तो फिर शेन पूछता है कि ये बताओ कि आखिर तुम सीखने क्या गई थी। तो फिर जिया फिर उसे बता देती है कि वो बस वहां पर उसे सेड्यूस करने के ट्रिक सीखने गई थी। तो शेन ये सुनने के बाद स्लो से कहता है कि आखिर तुम्हें सीखने की क्या जरूरत है, उल्टा तुम लोगों को सिखा सकती हो। जिया कहती है कि तुमने क्या बोला। तो शेन नहीं बताता और जाने लग जाता है। तभी सोचती है कि सच में इसे फ्लर्ट करना कितना मुश्किल है। तभी यहाँ पर शेन रुक कर ये सब सुन रहा होता है और वो जिया के हाथ में अपना ब्रेसलेट उसे मैजिक से पहना देता है। जिया कहती है कि ये क्या है। तो शेन उसे बताता है कि असल में इस ब्रेसलेट के अंदर ऐसी पावर है कि वो उस बीट की वजह से जो उसे पेन होगा उसे कम कर सकता है और वो ठीक हो जाएगी। शेन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। तो जिया जल्दी से उसे बताती है कि मुझे बहुत पसंद आया। वो जल्दी से आकर उसे हक करके उसे थैंक यू बोल रही होती है। फिर शेन भी उसे हक करने जा ही रहा होता है, तभी वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है कि सॉरी, अब से मैं तुम्हें ऐसे हक भी नहीं करूंगी और तुमसे दूर होंगी। तो फिर वो कहता है कि पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी। जिया कहती है कि मैं तो बस अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी और तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना, तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और तुम्हारे हार्ट को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ऐसा बोलकर वो जारी होती है। शेन बेचारा कहना चाह रहा होता है कि वो ऐसा नहीं चाहता है और जिया तो बस सोच रही होती है कि अब उसे जाकर अपने अंकल को सबक सिखाना है। फिर हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिया के अंकल ने जिस पर्सन के साथ मिल गया होता है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जिया भी पहुंच जाती है। तो वो बंदा तो इसे नीचा दिखा रहा होता है कि अब तो प्रोडक्ट उसके पास है तो वो क्या ही कर लेगी। फिर जिया कहती है कि अब मेरी बारी है। असल में जिया ने अपने प्रोडक्ट का एक अपग्रेड वर्जन भी बनाई होती है और वो जब यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सभी लोगों को पिछले वाले के कंपैरिजन में जिया का सबसे ज़्यादा पसंद आता है और वो तो उसी के साथ ही डील करना चाहते हैं। तो फिर वो चीन ग्रुप का बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि आखिर उसके प्रोडक्ट का इसने कॉपी करी है। जिया कहती है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास एविडेंस है ये प्रूफ करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट तो असल में मेरा था। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बोलकर सारे एविडेंस दिखा देती है तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है और यहाँ पर चिन ग्रुप कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो लोग तो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ जिया के अंकल का भी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर तो सारे लोग के सामने वो बंदा यहाँ पर अंकल को पीट रहा होता है और फिर पुलिस ऑफिसर इन लोग को लेकर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में जिया का कजिन एक मास्टर को लेकर आया होता है और वो जिया को दिखा रहा होता है कि मेरे डैड ने आपको इस लड़की को सबक सिखाने के लिए बुलाया। जब मास्टर यहाँ पर जिया को अच्छे से देखता है तो वो इस बारे में पता लगा लेता है कि उसके पास कुछ तो पावर है जिससे उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई है, नहीं तो वो तो कब कब मर जानी चाहिए थी। फिर वो ये पता लगाने के लिए उसके ऊपर कोई चीज़ गिराकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर शेन ने जो जिया को ब्रेसलेट दिया था और जो उसके अंदर का बीड है उन दोनों की वजह से प्रोटेक्शन आ जाता है और जिया बच जाती है। और ये सारी चीजें लोग देखकर शॉक रह जाते हैं और मास्टर सब समझ जाता है कि इसके पास 9 टेल फॉक्स का बीड है और साथ ही साथ उसका एक टेल भी, जिसकी वजह से इसके पास इतनी पावर आ गई है। जिया को भी अब जाकर पता लगता है कि ये ब्रेसलेट असल में शेन के टेल से बना हुआ है और फिर यहाँ पर शेन जिया को पिक करने पहुंच भी जाता है। तो जिया जानबूझ के उसके सामने यहाँ पर वीक लेग होने का नाटक करती है तो वो उसे उठा के लेके जाता है और फिर यहाँ पर असिस्टेंट इन सारे लोगों को ये सारी चीजें भुलाने के लिए मैजिक करता है, पर ये मैजिक मास्टर के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करता क्योंकि उसके पास पहले से कोई पावर थी और वो तो यहाँ पर प्लानिंग करने लग जाता है कि उस लड़की के पास से मुझे उस 9 टेल फॉक्स का बीट भी चाहिए और उसके वो ब्रेसलेट भी। फिर शेन जब जिया को घर ले आता है तो वो उससे पूछने लगती है कि मैंने सुनी हूँ कि एक फॉक्स के लिए उसका टेल बहुत ज़रूरी है, तो आखिर तुमने मुझे अपने टेल का ये ब्रेसलेट क्यों बना के दे दी हो, क्या ये तुम्हें नहीं चाहिए होगा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो शेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। जिया फिर उसे कहती है
कि क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो? शैन इसका जवाब फिर बात घुमा के देता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपने बीट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे अंदर है। जिया कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो एक काम करते हैं, मैं आपसे ना तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी और मैं अब अपने घर में शिफ्ट हो जाती हूँ। मैं खुद को भी प्रोटेक्ट कर लूँगी और तुम्हारी बीट को भी, तो अच्छा रहेगा ना। तो शैन फिर उसे यहाँ पर रोकने के लिए कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी असिस्टेंट ये सब सुन रहा होता है और वो सोचता है कि लगता है मुझे ही अब मास्टर की हेल्प करनी होगी। फिर वो बीच में आता है और यहाँ पर जिया के सामने ऐसी ऐसी बातें बोलने लगता है ताकि वो इमोशनल हो जाए कि शैन उसके बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि आखिर उसकी बीट उसके पास है और उसकी वजह से अब वो इतना वीक हो गया है और बीमार भी हो गया है। तो उसका साथ रहना बहुत ज़रूरी है और उसकी केयर भी उसे करना पड़ेगा और हर पल उसके साथ रहना होगा। शैन अपने असिस्टेंट से मन ही मन बात कर रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो असिस्टेंट मन से उसे कहता है कि मास्टर आप मेरी बात सुनो और अच्छे से साथ दो, आप चाहते हैं ना कि मिस जिया यहीं पर है। तो फिर शैन भी उसके साथ फिर बीमार होने का नाटक करने लग जाता है। तो जिया तो तुरंत ही कह देती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ और मैं यहीं पर ही रहूंगी। फिर वो शैन के लिए जब पानी लेने की जाती है तब यहाँ पर शैन अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और असिस्टेंट इसे समझाने लगता है कि बॉस आपको उन्हीं ट्रिक का यूज़ करना चाहिए जैसे कि वो मेन मॉडल कर रहे थे, आपके पास भी तो इतनी अच्छी बॉडी है। फिर यहाँ पर शैन तो मान जाता है और जैसे जिया यहाँ पहुँचती है तो वो पेट दुखने का नाटक कर रहा होता है और जिया को टच करवाने पर मजबूर करता है और जानबूझ के उससे अपनी बॉडी भी शो कर रहा होता है। जिया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और फिर शैन तो यहाँ बीमार होने का नाटक करते हुए कह रहा होता है कि आज तो उसे उसके साथ ही अब से रूम में रहना होगा क्योंकि वो उससे दूर नहीं रह सकता है। जिया इसके लिए भी मान जाती है और सोफे पे आके लेट जाती है और कहती है कि तुम आराम से अब अपना सो जाओ। फिर जब वो रात में सो रही होती है तो शैन उसे उठा के बेड पे लेटा देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर देखकर शॉक होती है और शैन को इतना पास से देखकर उसे याद आ रहा होता है कि कल उसने उसके बारे में ड्रीम देखी है, जिसे देखकर फिर वो उसकी बॉडी देखने लग जाती है और यहाँ पर उसने जो चैन पहना होता है उससे वो और ही हैंडसम लग रहा होता है। यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करने के लिए अपने आप को टच करने लगता है पर जिया जल्दी से भाग जाती है। फिर शैन सोचता है कि सच में उसका असिस्टेंट को ही काम करनी है, उसकी ये वाली ट्रिक भी वेस्ट गई। असल में उसने ही इसे चैन ला के दिया था और बताया था कि जैसे मेल मॉडल करते हैं वैसे उसे भी करना होगा। फिर इसके बाद जिया तो यहाँ अपने रूम में आ जाती है और वो अपने आप को शांत करने लगती है और समझाती है कि आखिर उसने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की है, तो आखिर मैं उसे कैसे लाइक कर सकती हूँ। फिर जिया को उसके अंकल की कॉल आती है और वो उसे अपने घर पे बात करने के लिए बुला रहे होते हैं। तो जिया मान जाती है और जब वो यहाँ डिनर पे अपने अंकल के घर पहुँचती है तो वो लोग पहले उसे पीने के लिए पानी देते हैं। असल में ये अंकल मास्टर के साथ मिले होते हैं और मास्टर ने इन्हें मैजिक करके एक पानी में कोई चीज़ मिला दिया होता है और कहता है कि अगर ये वो पी लेगी तो फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाएगी। फिर जिया यहाँ पर जैसे ही इस पानी को पीने का नाटक करने वाली होती है इतने में कजिन आ जाता है और जिया उसे ये पानी पीने को दे देती है। तो जल्दी से जिया की आंटी अपने बेटे से ये पानी ले लेती है और कहती है कि तुम इसे नहीं पी सकते। तो जिया कहती है कि अच्छा तो आप लोगों ने इसमें कुछ मिलाया हुआ है। तो फिर अंकल मान लेते हैं कि अब तुम्हें पता ही लग गया है तो अब ये पानी तुम फोर्सली पियोगी। जिया कहती है कि वैसे भी आप मुझे मारने वाले हो तो कम से कम आप मुझे ये तो बता दो कि क्या मेरे पेरेंट्स को आपने मारा है। तो फिर अंकल कहते हैं हाँ वैसे भी तुम अब मरने वाली हो तो चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे मारा था। वो सब उसे कहानी सुना देते हैं। तो जिया कहती है कि अब आप इंतज़ार करो, अब आप जेल जाओगे। फिर इतने में लिन शॉ यहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाता है इस अंकल को अरेस्ट करवाने के लिए। तो अंकल कहते हैं कि तुमने पुलिस को बुलाई थी। फिर वो कहते हैं कि वैसे तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जिया यहाँ पर रिकॉर्डर दिखाती है और कहती है कि आपकी सारी बातें अब रिकॉर्ड हो चुकी है। फिर अंकल चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे कितने चालाकी से फंसाई हो। और फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इस अंकल की पूरी फैमिली को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर जिया यहाँ से बाहर निकलती है और सोचती है कि अब इस अंकल से तो मैं निपट चुकी हूँ। तभी इतने में यहाँ पर वही मास्टर आ जाता है जिया को मारने के लिए और उसके अंदर से वो बीट लेने के लिए। वो यहाँ पर अपने मैजिक फॉर्मेशन का यूज़ करता है पर वो सब जिया के ऊपर कुछ काम नहीं करते और जिया की बीट खुद ही उसे प्रोटेक्ट करी होती है। पर फिर वो मास्टर अच्छा वाला मैजिक करने लग जाता है जिया को मारने के लिए। तब यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और वो अपने मैजिक पावर से इस मास्टर को हरा देता है और जिया को प्रोटेक्ट करके यहाँ पर घर ले आता है। जिया तो बेहोश होती है तो यहाँ पर फिर वो उसे लिटाने के बाद अपना चला जाता है। फिर इसके बाद जिया सपने में उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो हमेशा रीबॉर्न हुआ करती थी। उसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है और अब जाकर उसे पता लगता है कि शैन असल में उसे मारता नहीं था बल्कि उसने तो उसे बचाया था। और वह यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है कि ये असल में वही लड़की है जिससे मैंने 10 साल पहले भी बचाया था। जिया जब छोटी थी तो उसे उसके डैड के राइवल ने किडनैप किया था और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी तो वहाँ पर भी उससे बचाने वाला कोई और नहीं शैन था। और शैन को ये चीज़ पता होती है कि वही असल में वो लड़की है जिससे उसका लव टेस्ट होने वाला है
और इसलिए ही वो तो उसकी हेल्प करने के लिए वापस से उसे जीने का मौका देता है। और जिया को अब पता लगता है कि उल्टा इसने तो उसे रीबॉर्न करवा कर उसे दोबारा जीने के लिए मौका दिया है। जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो नींद से उठते ही तुरंत ही शैन को ढूंढने जाती है और यहाँ शैन के रूम में आती ही जल्दी से उसे हक कर लेती है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो जिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है, लेकिन अगर तुम इस बार दूर हुए ना तो फिर मैं तुम्हें कभी किस नहीं करूँगी। यहाँ पर फिर शैन भी अब अपने आप को कंट्रोल करने के लिए रोक देता है और जिया को किस कर रहा होता है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया को पता लगता है कि वो बीड अभी भी उसके पास है, तो वो इस बारे में उसे पूछ रही होती है। शैन तो मन में सोच रहा होता है कि ये बीड उसने उसके पास इसलिए रखा है ताकि वो उससे प्रोटेक्ट करता रहे। वो उसे बताता है कि ये उसकी सेफ्टी के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो मास्टर फिर से यहाँ पर जिया को मारने के लिए आता है, तो शैन अपनी सारी पावर को यूज़ करने में लग जाता है यहाँ पर जिया को बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो चुका है इसलिए उसकी सोल अब खत्म हो जाएगी। वो जिया को बचाने के बाद यहाँ पर खुद भी गायब हो जाता है। जिया तो उसके लिए रोने लग जाती है क्योंकि अब जाकर उसे ये सब पता लग रहा है। असिस्टेंट छुप कर ये सब देख रहा होता है क्योंकि शैन ने उसे ऑर्डर दिया था और शैन उसे ये भी कहकर जाता है कि उसके जाने के बाद उसे जिया को प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर शैन तो यहाँ पर जाते हुए एक छोटा सा फॉक्स बन जाता है और जिया को वो सब कुछ भुला कर चला जाता है। पहले तो वो रो रही थी लेकिन अचानक से वो सब भूलने के बाद सोच रही होती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। वो शैन को उठा लेती है और सोचती है कि ये छोटा सा फॉक्स, चलो मैं इसे लेके चलती हूँ, मैं इसे पाल लूंगी। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और जिया की कंपनी अब बहुत फेमस हो चुकी होती है। ये वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है, तभी कोई लड़का उससे प्रपोज करने आ जाता है। पर इतने में यहाँ पर शैन उसके ऊपर कोई मैजिक करता है तो वो उल्टी पुल्टी लाइन बोलता है और अपनी बेइज्जती करा लेता है। फिर जिया समझ जाती है और कहती है कि फॉक्स ये जरूर तुम्हारा कमाल है ना। तो फिर शैन तो भागने लग जाता है। जिया उसके पीछे जाती है तो वो उसे अपने साथ अपने घर पे ले आता है। जिया सोचती है कि ये कौन सी जगह, तभी उसे पुरानी सारी चीजें याद आ जाती है और उसे शैन भी याद आ जाता है। तो फिर वो रोने लग जाती है और इतने में शैन फिर उसे पीछे नजर आता है। वो उसके पास आती है और खुश होकर कहने लगती है कि तुम वापस आ गए। वो उसे हक करके यहाँ रोई रही होती है और फिर जैसे ही किस करने वाली होती है तभी इतने में असिस्टेंट आ जाता है और वो शैन को देखकर खुश हो रहा होता है कि मास्टर आखिर आप आ ही गए। फिर वो कहता है कि सॉरी, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया, आप लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैं बाद में आके खुश हो लूंगा। ऐसा बोल के वो चला जाता है और फिर जिया शैन को टच करके यहाँ पर पूछने लगती है कि तुम सच में आ गए हो, तुम पूरे सेफ हो ना। तो शैन बताता है कि हाँ, वो इतने टाइम से कल्टीवेशन में लगा था और अब वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। और फिर दोनों यहाँ पर किस करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।